नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा 20,000 का आसान लोन। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना से लाभान्वित करीब 50 लाख महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंक समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान योजना के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार और बैंकों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई। प्रस्तावित योजना को वर्तमान में संचालित मैया सम्मान योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपये की मासिक सहायता राशि को आधार बनाकर उन्हें स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार इस योजना को आगामी बजट में शामिल कर सकती है। साथ ही इसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। योजना के नाम को लेकर मुख्यमंत्री से विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसका संभावित नाम मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना हो सकता है। रांची में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश, अपराधियों से अकेले भिड़ गई महिला। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधी दिन के उजाले में भी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। ताजा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का है। यहां शनिवार को एक महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई, लेकिन महिला की हिम्मत के आगे अपराधी हार गए। महिला की बहादुरी और अपराधियों के दुस्साहस की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी चौक पर शनिवार दोपहर 2 बाइक सवार अपराधियों ने घर लौट रही एक महिला से उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अपराधियों ने महिला को निशाना बनाया, जिससे वो सड़क पर गिर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महिला अकेले ही दोनों अपराधियों से भिड़ गई और अपनी चेन बचा ली, लेकिन अपराधी नकली पिस्टल से रबर गोलियां चलाकर भाग गए। महिला ने बताया कि वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई हुई थी और मैरिज हॉल से वापस अपने रिश्तेदार के घर बरियातू लौट रही थी। इसी दौरान 2 अपराधियों ने उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने बताया कि उसने हिम्मत दिखाकर अपनी चेन वापस ले ली। आसपास काफी लोग थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अगर लोगों ने अपराधियों को पकड़ने में उसकी मदद की होती तो अपराधी पकड़े जाते। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि हाउसिंग कॉलोनी चौक पर पहुंचते ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला की चेन झपट ली और भागने लगे, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पीछे बैठे अपराधी को पकड़ लिया, जिससे बाइक सवार दोनों सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान महिला भी गिर गई, लेकिन चेन उसने नहीं छोड़ी। एक अपराधी पैदल भागने लगा तो महिला उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। इसी दौरान अपराधी ने नकली पिस्टल निकालकर 2 रबर गोलियां चलाई, जो महिला को डराने के लिए थीं। तभी दूसरा अपराधी बाइक उठाकर अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों भागने में सफल हो गए। बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि महिला द्वारा इस मामले में लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास लगातार जारी है। रविवार को अगर महिला इस मामले में लिखित शिकायत नहीं करती है तो पुलिस खुद से एफआईआर दर्ज करेगी। जांच में बात सामने आई है कि अपराधियों ने महिला और भीड़ को डराने के लिए रबर पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। चतरा में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सांसद के चचेरे भाई को कुचला, मौके पर ही मौत। चतरा जिला प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद चतरा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेकाबू रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों की चपेट में आने से रोज लोगों की मौत हो रही है। इसी क्रम में रविवार को फिर एक सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चतरा के धमनिया मोड़ के पास रविवार को तेज रफ्तार गैस लदा वाहन की चपेट में आने से प्रहलाद सिंह नामक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृत बुजुर्ग सदर थाना क्षेत्र के आरा गांव निवासी थे और चतरा सांसद कालीचरण सिंह के चचेरे भाई थे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सांसद कालीचरण सिंह और स्थानीय पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग पैदल सड़क किनारे चल रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और सदर थाना ले आई है। मामले में पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। इधर घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे हैं। इधर घटना के संबंध में थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने धमनिया मोड़ पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है।
वहीं चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि लगातार जिले में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले साल 140-150 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। मैंने पूर्व में दिशा की बैठक में भी प्रशासन को मामले में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। भीड़ और उत्साह ने बदली समय सीमा। 15 फरवरी तक खुला रहेगा लोक भवन उद्यान। लोक भवन उद्यान को लेकर राजधानी वासियों के उत्साह और अभूतपूर्व जन सहभागिता को देखते हुए राज्यपाल ने इसके आम नागरिकों के लिए खुले रहने की अवधि को आगामी 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब लोक भवन उद्यान 15 फरवरी 2026 तक आम लोगों के भ्रमण और अवलोकन के लिए खुला रहेगा। ये निर्णय उद्यान को मिल रही जबरदस्त लोकप्रियता और लगातार बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लोक भवन उद्यान इन दिनों रांची का सबसे बड़ा जन आकर्षण बन चुका है। रविवार को 2,66,816 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया, जबकि अब तक कुल 4,92,470 नागरिक लोक भवन उद्यान की सुंदरता का साक्षी बन चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में राजधानी के इतिहास में किसी सरकारी परिसर के लिए आम नागरिकों की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता को दर्शाता है। उद्यान की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों की विविधता और सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग है। रंग बिरंगे मौसमी और सजावटी फूल पूरे परिसर को जीवंत बनाए हुए हैं। गुलाब, गेंदा, पेटूनिया सहित कई किस्मों के फूलों की आकर्षक कतारें लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। फूलों की गुणवत्ता, सटीक देखरेख और सौंदर्यपूर्ण संयोजन उद्यान को एक विशिष्ट पहचान देता है। हर कोना विजुअल फ्रेम जैसा नजर आता है, जहां लोग तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। उद्यान में लगे आधुनिक और आकर्षक फाउंटेन भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। बहते पानी की कलकल ध्वनि और फव्वारों की सुंदर संरचना पूरे वातावरण को शांत और मनोहारी बना देती है। बच्चे उत्साह से फाउंटेन के आसपास घूमते दिखते हैं, वहीं बुजुर्ग और युवा हरियाली के बीच टहलते हुए सुकून के पल बिताते नजर आते हैं। गौरतलब है कि लोक भवन उद्यान में भ्रमण का समय पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दिन के 3 बजे तक निर्धारित है। इच्छुक नागरिक लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद दिन के 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में भी लोक भवन उद्यान में इसी तरह जनसैलाब उमड़ने की पूरी संभावना है। कोडरमा से 1 सप्ताह से लापता 10 बिरहोर बच्चे गयाजी से सकुशल बरामद। जयनगर थाना क्षेत्र के बिरहोर तोला गड़ियाई से 1 सप्ताह से लापता 10 बिरहोर बच्चे बिहार की गयाजी से सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षित मिलने की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार ये सभी बच्चे 2 फरवरी को गयाजी के अलग अलग थाना क्षेत्रों से बरामद किए गए थे। उस समय स्थानीय पुलिस ने बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया था। भाषा संबंधी कठिनाई के कारण बच्चे अपना नाम और पता नहीं बता पा रहे थे, जिससे उनकी पहचान और घर वापसी में विलंब हो गया। बाल कल्याण समिति CWC गयाजी के आदेश पर बच्चों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। 3 बच्चे गया के परैया थाना क्षेत्र के सोलरा गांव से, जबकि 7 बच्चे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बूढ़ी पैमार से बरामद किए गए थे। शनिवार को कोडरमा के बच्चों के लापता होने से संबंधित खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद गयाजी चाइल्ड लाइन के जिला कोऑर्डिनेटर अमित पाठक ने जयनगर पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद शनिवार दोपहर कोडरमा पुलिस के अधिकारी गयाजी पहुंचे और बच्चों की पहचान की प्रक्रिया पूरी की। अब सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बताया गया कि बिरहोर टोला गड़ियाई के लोग 31 जनवरी को अपने बच्चों के साथ भोज खाने परसाबाद गए थे, जहां से 10 बच्चे लापता हो गए थे। लापता बच्चों में निशा कुमारी रमेश बिरहोर, सजनी कुमारी, अनीशा कुमारी, सत्यम कुमार, मिथुन बिरहोर, रेखा बिरहोर, बिरजू बिरहोर, शिवानी बिरहोर और कल्पना बिरहोर शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोडरमा SP अनुदीप सिंह के निर्देश पर प्रशिक्षु DSP दिवाकर कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें तिलैया, जयनगर और चंदवारा थाना प्रभारी शामिल थे। बच्चों के लापता होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था और DC व SP लगातार मामले की निगरानी कर रहे थे। बच्चों की तलाश को लेकर कोडरमा पुलिस ने सूचना देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील जारी की गई थी। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। बच्चों की मिलने पर उन्होंने इसे राहत भरी खबर बताया। धनबाद में लोन सेटलमेंट विवाद में अपहरण के बाद रिकवरी एजेंट की हत्या, गिरफ्तार आरोपी के घर से शव बरामद। लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को सदर थाना क्षेत्र के सूर्य हाईलैंड सोसाइटी स्थित विकास खंडेलवाल के आवास से अमित कुमार अग्रवाल का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। इससे पहले परिजनों ने पहले ही अमित कुमार अग्रवाल के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया था कि अमित कुमार के मोबाइल
मोबाइल फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर जांच तेज की। वहीं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम के अनुसार मोबाइल लोकेशन के आधार पर विकास खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर अमित अग्रवाल का शव बरामद किया गया है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी और मृतक के बीच करीब 1 करोड़ रुपए के लोन सेटलमेंट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि शनिवार देर शाम अमित कुमार अग्रवाल का अपहरण किया गया था और रविवार को शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 26 फरवरी को राष्ट्रपति के जमशेदपुर दौरे को लेकर रांची में प्रशासनिक बैठक, उपायुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर रांची में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक, सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता समेत भवन निर्माण, पथ निर्माण, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल और अग्निशमन विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सुरक्षा, विधि व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीम की तत्परता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। बोकारो में आधी आबादी सड़कों पर उतरी, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर रविवार को बोकारो में महिलाओं ने जन आक्रोश जुलूस निकाला। ये जुलूस सेक्टर 12 मोड़ स्थित कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना पहुंचा। बोकारो में महिला के लापता होने और बाद में उसकी हत्या के विरोध में ये जुलूस निकाला गया था। जुलूस में शामिल महिलाओं में भारी आक्रोश नजर आया। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जुलूस में शामिल महिलाओं ने पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद महिलाएं डरी सहमी हैं। महिलाओं ने कहा कि पहले हम लोग बिना किसी डर भय के घूमते थे, लेकिन वर्तमान में लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिला सुरक्षा, दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की गई। इस जन आक्रोश जुलूस में संघमिता सिंह, सोनिया बैनर्जी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं। रामगढ़ में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह, राज्यपाल संतोष गंगवार और सांसद मनोज तिवारी हुए शामिल, मंत्रोच्चार के साथ आयोजन। रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में रविवार को 101 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। ये आयोजन हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की ओर से सांसद महोत्सव 26 के तहत किया गया था। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और गायक सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सामूहिक विवाह को लेकर सुबह से ही सिद्धू कानू मैदान में उत्सव का माहौल बना रहा। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था और हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। समारोह के लिए मैदान में 101 अलग-अलग मंडप बनाए गए थे। विवाह की शुरुआत में सभी 101 दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद सभी जोड़े अपने अपने मंडपों में बैठ गए, जहां पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। एक साथ 101 शादियों की रस्में चलते देख माहौल बेहद भावुक और भव्य नजर आया। परिजनों के साथ साथ मौजूद लोगों ने तालियों और जयघोष के साथ नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के साथ साथ खाने का भी व्यापक इंतजाम किया गया था। लगभग 20,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। विवाह संपन्न होने के बाद प्रत्येक दूल्हे को उपहार स्वरूप एक ई-रिक्शा, फ्रिज, टीवी और अन्य घरेलू उपयोग का सामान दिया गया। आयोजकों का कहना था कि सामूहिक विवाह का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देना और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना है। उपहार पाकर नवविवाहित जोड़ों और उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। समारोह से पहले 101 दूल्हों के लिए 101 वाहन रामगढ़ फुटबॉल ग्राउंड से बारात लेकर निकले। सांसद मनीष जायसवाल की अगुवाई में बारात सिद्धू कानू मैदान पहुंची। राज्यपाल संतोष गंगवार के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने करीब 2 घंटे तक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान अपने गीतों से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया।
उनके गाने सुनने के लिए मैदान में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्यपाल की मौजूदगी को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। व्यापारियों की सुरक्षा पर सिटी एसपी संघ झारखंड चेंबर की अहम बैठक। शहर की विधि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चेंबर भवन में सिटी एसपी पारस राणा, सिटी डीएसपी केवी रमन और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाल के दिनों में व्यापारियों को मिल रही रंगदारी और धमकी भरी कॉल समेत कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों में भय का माहौल बनता है। उन्होंने हालिया मामलों के त्वरित उद्भेदन के लिए पुलिस की प्रयासों की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता पर बल दिया कि झारखंड में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाने, नए थानों के निर्माण, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और अन्य राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने का सुझाव दिया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस कई निर्णायक कदम उठा रही है। व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए मिल रही धमकियों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें और भयभीत न हो। उन्होंने विशेषकर हाई रिस्क व्यापारियों को सीसीटीवी, मोशन सेंसर कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 112 पर सूचना मिलने पर पीसीआर 1 मिनट के भीतर सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। चतरा में बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई। हादसे में एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। प्रतापपुर से लौट रही थी बारात। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इटखोरी पितिज मुख्य मार्ग पर सुबह करीब 5 बजे हुआ। बारात से लौट रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार सिरमतपुर गांव से एक बारात प्रतापपुर गई थी। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद रविवार तड़के सभी लोग कार से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान इटखोरी पितिज मुख्य मार्ग पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कार सीधे सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार तेज थी और टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय कार में कुल 8 लोग सवार थे। इस भीषण दुर्घटना में 40 वर्षीय मनोज राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मदेश कुमार, अभय राम, राहुल कुमार और आर्यन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत चतरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर विनय मेहता की देखरेख में प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अन्य सवारों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर इटखोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में हादसे का संभावित कारण चालक को नींद की झपकी और तेज रफ्तार बताया जा रहा है। इधर इस घटना से सिरमतपुर गांव में शोक का माहौल है। जमशेदपुर के नंदन टेंट हाउस गोदाम में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। इलाके में मचा हड़कंप। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुइयांडीह छायानगर स्थित नंदन टेंट हाउस के गोदाम में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और काला धुआं चारों ओर फैल गया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तत्काल मामले की सूचना सीताराम डेरा थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के घरों और दुकानों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही टाटा स्टील की एक दमकल गाड़ी और झारखंड सरकार की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। गोदाम में बड़ी मात्रा में टेंट, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण था। काफी मशक्कत और लगातार पानी की बौछार के बाद दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि आग आसपास के रिहायशी मकानों और दुकानों तक नहीं फैल पाई। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि दमकल की गाड़ियां कुछ देर से पहुंचती तो आग आसपास के इलाके में फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। गोदाम के आसपास कई घर और दुकानें स्थित हैं। आग लगने के बाद कुछ समय के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और आग बुझने तक मौके पर जमा रहे। दमकल कर्मियों की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई।
सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि गोदाम में रखे टेंट, कपड़े और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही की भी पड़ताल की जा रही है। जामताड़ा में सड़क हादसे के बाद बड़ा बवाल। बिजली पोल टूटने से कई गांव अंधेरे में, 5 घंटे से सड़क जाम। जामताड़ा थाना क्षेत्र के झरनापाड़ा मिहिजाम बाईपास पर रविवार को हुए सड़क हादसे के बाद स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण हो गई। कार के अनियंत्रित होकर घर में घुसने से जहां 3 लोग घायल हुए, वहीं बिजली का पोल टूटने से कई गांवों की बिजली गुल हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को करीब 4 से 5 घंटे से जाम कर रखा है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली बहाल कराने के लिए वे दोपहर 12 बजे से बिजली विभाग को लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी या कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक बिजली आपूर्ति चालू नहीं होगी, सड़क जाम नहीं हटाया जाएगा। सड़क जाम के कारण जामताड़ा मिहिजाम मार्ग पर एम्बुलेंस, यात्री वाहन और मालवाहक गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार देवघर से पूजा कर लौटते समय जामताड़ा बाईपास होते हुए आसनसोल की ओर जा रही थी। तभी झरनापाड़ा के पास चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसी। हादसे में कार और मकान दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा भेजा। मौके पर पहुंचे एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि हादसे में एक साइकिल सवार सहित लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मकान मालिक पीतांबर बास्की ने बताया कि कार सीधे उनके घर में घुस गई, जिससे घर को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही बिजली का पोल टूटने से पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और प्रशासन और बिजली विभाग से समन्वय बनाकर सड़क जाम हटाने और बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देर शाम तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह का तंज, बोले उनका इलाज कांके में नहीं है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा झारखंड में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रोगी करार दिया और झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। पूर्व कृषि मंत्री भाजपा नेता रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्हें मानसिक रोगी करार दिया है। पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मानसिक रोगी हैं, जिनका इलाज कांके में भी नहीं है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी पर झूठा श्रेय का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड सरकार को केंद्र सरकार का गुणगान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, जिसमें संथाल परगना में 3 जामताड़ा, साहिबगंज और देवघर में दिया गया है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री शहर से दूर मेजिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर के नजदीक में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की, ताकि आसपास के लोगों को यहां लाभ मिल सके। बता दें कि झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें संथाल परगना में 3 मेडिकल स्वीकृत है। सिमडेगा में सड़क हादसों का कहर, 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत। सिमडेगा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई। जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पहली घटना केरसई थाना क्षेत्र के वन दुर्गा रोड की है। जानकारी के अनुसार केशलपुर निवासी मिलैक्शन केरकेट्टा किसी रिश्तेदार के घर केरसई गया हुआ था। वहां से बाइक से घर लौटने के दौरान वन दुर्गा के पास उसकी बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के तामड़ा रोड पर हुई। बताया गया कि पालकोट थाना क्षेत्र के सनईडी गांव निवासी रजत सोरेंग किसी काम से फारसा बेड़ा आया था। लौटते समय जनता उच्च विद्यालय के पास उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पलामू में 200 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट, किसकी जमीन पर हुई है खेती, शेयर किया जा रहा जीआर लोकेशन।
नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के पहले सप्ताह तक पलामू के इलाके में 200 एकड़ से भी अधिक जमीन पर लगाई गई अफीम की फसल नष्ट की गई है। अफीम की खेती के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2024-25 में पलामू में 674 एकड़ से भी अधिक में लगाई गई अफीम की फसल नष्ट की गई थी। 2025 के अंतिम महीनों में पलामू पुलिस ने कई इलाकों का सर्वे किया था और ये पता किया था कि जिस जमीन पर अफीम की फसल नष्ट की गई थी उस जमीन पर कहीं फिर से तो अफीम की खेती नहीं हो रही है। सर्वे के दौरान अफीम की खेती के काफी सबूत पुलिस को मिले हैं। हालांकि तस्करों ने चालाकी दिखाते हुए अफीम की खेती की है। पलामू पुलिस और वन विभाग की टीम अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और खेतों में लगी अफीम की फसल को नष्ट भी कर रही है। प्रतिदिन पुलिस 7 से 8 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती नष्ट कर रही है। अफीम की खेती कौन सी जमीन पर हो रही, इसका पता लगाया जा रहा है। अफीम की खेती नष्ट करने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम लोकेशन राजस्व विभाग के साथ शेयर कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रैयती जमीन किसकी है। पुलिस की जांच में खेती से संबंधित कई खुलासे हुए हैं। कई लोग बटाईदारी में अफीम की खेती कर रहे हैं, जबकि कई लोगों ने किराए पर जमीन ली है। दरअसल अफीम की खेती करने वाले सुदूरवर्ती इलाके को चुनते हैं ताकि पुलिस आसानी से वहां नहीं पहुंच सके। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।